अमेरिकी फेड से राहत के बाद अमेरिका में जश्न जारी। डाउ करीब 100 अंक चढ़ा, नैस्डैक नई ऊंचाइयों पर, हालांकि एशियाई बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी। जीएसटी 1 अप्रैल से ही होगा लागू। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य तैयार, नियम और तारीख पर भी बनी सहमति, लेकिन टर्नओवर की सीमा पर मतभेद बरकरार। एक्सपोर्ट सेक्टर को मिला 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। गारमेंट, इंजीनियरिंग और लेदर सेक्टर में करीब 3000 प्रोडक्ट पर मिलेगी रियायत। भारत फ्रांस के बीच रफाल सौदे पर आज लगेगी मोहर। 60,000 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे 36 फाइटर जेट। L&T टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होगी आज। प्राइस बैंड 860 रुपए पर तय किया गया, करीब 2.5 गुना बढ़ा था इश्यू। आईपीओ बंद होने के बाद 4 दिन में ही हो जाएगी लिस्टिंग। आज सेबी की बैठक में फैसला मुमकिन। रेटिंग एजेंसीज के लिए डिस्क्लोजर्स हो सकते हैं जरूरी। आज हफ्ते के आखिरी दिन क्या बाजार कल की तेजी को और आगे बढ़ाएगा या फिर थोड़ी सुस्ती का, थोड़े कंसोलिडेशन का होगा? दिन कौन से लेवल्स अहम है, किन सेक्टर स्टॉक्स में करंट ट्रेडिंग आप, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा भी। और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की रणनीति ये बना रहे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कौन से शेयर इनको सबसे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि भारतीय बाजारों की फिर आज एक अच्छी शुरुआत होगी। 12 अंक ऊपर है, घंटे भर पहले लाल निशान में था, तो रिकवरी यहां देखने को मिल रही है। इसलिए क्योंकि एशियाई बाजार भी देखिए निचले स्तरों से रिकवर होते हुए, हांगकांग के बाजार भी आप देखिए हरे निशान में आ गए हैं। इवन आप देखिए ताइवान, शंघाई, कोस्पी में भी मामूली ही सही लेकिन बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। जापान का बाजार आपको जरूर थोड़ा मायूस होता हुआ दिख रहा होगा, कल बंद था, आज खुला है, और आप देखिए येन में जिस तरह से मजबूती देखने को मिल रही है, उसका खामियाजा इस बाजार को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको देखना है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किस बाजार ने लगाया है, तो वो तो यूरोप के बाजारों में ही 2-2.5% की तेजी देखने को मिली। डाउ ने भी तीसरे दिन लगातार तेजी दिखाई और नैस्डैक नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। सबकी नजरें भारतीय बाजार रिकॉर्ड कब बनाएंगे, दिवाली से पहले बन जाएंगे या नहीं, ये है सवाल। लेकिन ये बताइए, आज के लिए मार्केट्स को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए, एक लेवल बहुत साफ दिख रहा है मन, जो कि हर एक ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए। आप चाहे तेजी की पोजीशन बना रहे हैं चाहे मंदी की, 8,800। अब ये क्लियर कट डिफाइंड है कि जब तक आप 8,800 के ऊपर हैं, 8,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तब तक आप मंदी में है ही नहीं। और जो 8,688 पर हमने पिछले हफ्ते का लेवल देखा था, लो लेवल, वो करेक्शन पूरा कर चुका है और इस करेक्शन के बाद अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है। किस स्पीड से बढ़ेंगे और कितना आगे बढ़ेंगे, सवाल यही है। तो मैं 8,800 पर नजर बनाया हूं, हफ्ते का आखिरी दिन भी, और वैसे भी हम उससे बहुत ऊपर है, 60-70 पॉइंट ऊपर है, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई संकेत ऐसा है कि हम उतना नीचे जाकर बंद है। तो अगर आप तेजी के मार्केट में 60-70 पॉइंट की रिस्क ले सकते हैं, जो कि बहुत छोटी रिस्क में कहूंगा, तो फिर इससे बढ़िया क्या होगा, ट्रेड कीजिए तेजी का, इसमें कोई डाउट नहीं। 8,800 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। टारगेट क्या बनेगा, हालांकि टारगेट बहुत बड़े नहीं दिए, और उसकी वजह यह है कि रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी तेजी की। 8,900 से लेकर 8,950 की रेंज में बाजार थोड़ा रुकेगा। तो जैसे जैसे आप 8,950 के आसपास पहुंचे, प्रॉफिट बुकिंग करें। थोड़ा सा अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं, शॉर्ट भी कर लें तो हर्ज नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट करने के बजाय आपको राय ये दूंगा कि अगर कमजोर शुरुआत हो जाए, एशियाई बाजार थोड़े और ढीले पड़ जाए, वैसे तो रिकवर कर रहे हैं, अच्छी बात है, या फिर करेक्शन मिले इंट्राडे के दौरान, जैसा कि कल आपको मिला, तो निफ्टी किसी भी लेवल से आपको 50 पॉइंट का करेक्शन दे दें, समझ लीजिए कि आपको एक मौका मिला है, लूट ले, मतलब ले उसी वक्त निफ्टी को, क्योंकि इससे ज्यादा करेक्शन दिख नहीं रहा है इस वक्त। तो आराम से खरीदारी कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर कट स्टॉप लॉस दिख रहा है 20,000 के नीचे, अगर फिसले तो ही कमजोर होगा। तो 19,950 ये मैंने स्टॉप लॉस के तौर पर चुना है, 50 पॉइंट थोड़ा नीचे। 20,150, 20,200 ये बैंक निफ्टी पर ऊपर का लेवल है। और अगर आज बैंक निफ्टी 20,200 के ऊपर बंद हो जाता है, तो फिर अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी से भी संकेत बहुत अच्छे आएंगे। तो कुल मिलाकर बाजार पर व्यू तेजी का रखें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, करेक्शन में खरीदारी करें, सुस्त शुरुआत हो, थोड़ा नीचे मिल जाए तो और भी बेहतर। और सेक्टर्स के लिहाज से
सबसे मजबूत सेक्टर मुझे दिखता है मेटल्स, जहां पर एक अच्छा उछाल आज भी देखने को मिल सकता है पिछले 2 दिनों की तेजी के बावजूद। मीडिया और एंटरटेनमेंट एक सेक्टर और है जिसको मैंने चुना है। इंफ्रा लगातार मुझे पसंद है, और बाकी जो छोटे सेक्टर्स आपने हेडलाइन में पढ़े हैं, लेदर, इंजीनियरिंग, जहां पर एक्सपोर्ट्स को लेकर रियायत मिली, ये शेयर तो भागेंगे। बिल्कुल, तो दिवाली से पहले दिवाली बाजारों में बनेगी, ये बात तो 100% कोई डाउट ही नहीं है। और जो आप कह रहे हैं नए हाइस की बात 2119, हाँ, वो संभव है कि अगर हम 8,800 को ना तोड़ें, बने रहें, तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात है कि बेस जिस तरह से देखिए ऊपर की शिफ्ट हुआ है, जो आप कह रहे हैं 8,700 से 8,900, इससे बुल्स का कॉन्फिडेंस काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। और पूछते हैं वागले साहब से, तो आज के लिए वो कौन से लेवल्स देख रहे हैं निफ्टी पर आते हुए? सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या लेवल्स हैं आज के लिए जहां पर ट्रेडर्स की नजर होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग सर। एक बात अच्छी लगती है कि मेरे आज लेवल्स अनिल जी से एकदम तंतोतंत मैच हो रहे हैं, मतलब एकदम सेम टू सेम। उन्होंने 8,800 भी देखी और बताइए सर। तो मेरे 8,820 के लेवल्स है सितंबर फ्यूचर्स में, और टिपिकली 20 पॉइंट का फर्क रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या हो रहा है हेमंत कि बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप मिल रहा है, जो कि हम 50-60 पॉइंट का रिस्क ले। और मैंने थोड़ा एग्रेसिव टारगेट दिया है 8,900, शायद आज या कल का, मतलब 1-2 दिन का होगा। मैंने एक हफ्ते का 9,000 का टारगेट दिया है, मुझे लगता है उधर तक जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक 30-40-50 पॉइंट की करेक्शन एट कोई भी पॉइंट आ सकती है, विच शुड बी बॉट इनटू। बैंक निफ्टी के मेरे 20,000 और 20,500 की रेंज है। ओके, तो ध्यान तेजी का ही रखिए। एक और मुहर लगती हुई, अनिल भी कह रहे थे तेजी करिए, देखिए हमारे दूसरे एक्सपर्ट वागले साहब भी कह रहे हैं तेजी करिए, और इसके पीछे तो डेटा भी आप देखिए क्या सपोर्टिव डेटा है। एफआईआई और डीआईएस दोनों खरीदारी कर रहे हैं, और एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में 337 करोड़ रुपीस की बाइंग, डीआईएस की तरफ से 310 करोड़ रुपए की बाइंग। एफएनओ में भी डेटा बाइंग साइड पे है, एफएनओ में बाइंग साइड के तो नहीं है, ओके, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है। नहीं तो जनरली मैं ये कहता कि एफएनओ के डेटा के दम पर थोड़ा सावधान हो गए। हुआ क्या है कल, कैश में तो दोनों ने खरीदी, और जनरली आपने ये देखा है कि जब दोनों तरह के इन्वेस्टर, एक दिन का डेटा ठीक है, अगर 2-3 दिन ऐसा डेटा मिले जहां एफआईएस को भी खरीदना है और डोमेस्टिक फंड को भी खरीदना है, तो फिर रफ्तार बड़ी तेज होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है हेमंत, कि आपको 9,000 को लांगना है, अहम लेवल है। तो 9,000 को लांगने के लिए आपको दोनों तरह के इन्वेस्टर्स चाहिए, या फिर ग्लोबल मार्केट्स के बड़े संकेत चाहिए, या फिर कोई ऐसा न्यूज तो आपको हमारे यहां से चाहिए जो बाजार को ऊपर ले जा सके। तो इसमें अब डेटा सबसे पहले हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ मजबूत हो सकते हैं। अब वायदा कारोबार में कल एफआईआई ने बेचा है 300 करोड़ के इंडेक्स फीचर्स और 127 करोड़ के स्टॉक फीचर्स, तो दोनों बिकवाली का आंकड़ा, दोनों बिकवाली का आंकड़ा मिला के कैश मार्केट से देखें तो ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव क्यों नहीं हूं, उसकी वजह है कि दोनों ही जगह एफआईआई का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट कम होने का मतलब है कि भले ही उन्होंने शॉर्ट किया, उन्होंने बेचा है, लेकिन शॉर्ट कम किया है, बल्कि अपनी तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग की है। तो प्रॉफिट बुकिंग करने में हर्ज क्या है, प्रॉफिट बुकिंग तो करना चाहिए, और पिछले दिनों से एफआईआई खरीदारी कर भी रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़कर ये सेल फिगर आता तो मैं ये कहता कि ऊपर के लेवल पर बहुत सावधान हो जाइए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा इन डेटा के दम पर कि आप 8,925, 8,950 की रेंज में पहुंचेंगे तो एफआईआई थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। तो उन लेवल पर, ऊपर के लेवल पर थोड़ा सावधान रहिए। तो इस मार्केट को डेटा के बेसिस पर एक ही बात कही जा सकती है कि अपने लेवल से ट्रेड करें, आने दें, इंतजार करें, जरूरी नहीं कि 9-15 पे पहला ट्रेड आपका ही होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो फिलहाल डेटा अच्छा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अनिल से पूछेंगे कि एफएनओ का डेटा किस तरफ से संकेत दे रहा है, और कल की तेजी के बाद सब जानना चाहते हैं कि पुट कॉल रेशियो क्या है, आप वो निकाल कर रखिए। वागले साहब से पूछते हैं उनका आज का टॉप पिक क्या है। वागले साहब बताइए कहाँ नजर है आपकी? हेमंत, कल जिस तरह से औरोबिंदो फार्मा चला, उसमें एक नए वीकली बाय आया है। आई थिंक हम लास्ट वीक ही बात कर रहे थे, तो मैंने अजंता फार्मा चूज किया है, जिसमें लास्ट 1 आवर में ब्रेकआउट दिया है। तो ये हमारा कल बीटीएसटी भी था, और अगले 3-4 दिनों में मुझे लगता है अच्छी खासी 5 से 8% की मूव आ सकती है। ये 2004 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2145। ओके, चलिए तो रखिए नजर अजंता फार्मा पर। औरो फार्मा तो आपने बताया था, तब से देखिए वन साइड मूव दे रहा है, आपके पोर्टफोलियो में भी है औरो फार्मा, ये भी आप कई बार डिस्क्लोजर दे चुके हैं। बिल्कुल है, और क्या जबरदस्त रिटर्न। अब तो ना 850 निकलने के बाद अब आज फ्राइडे भी है, और वागले साहब की तरफ से पार्टी हमें ले लेनी चाहिए। अब औरोबिंदो 4 डिजिट में आएगा तब लें, तो थोड़ी बढ़िया पार्टी देंगे। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश रहे हैं इस स्टॉक पर। औरो फार्मा तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, अब इसी तरह का प्रदर्शन अजंता फार्मा से भी देखने को मिल सकता है। इस पर है वागले साहब की अब नजर। बाकी के स्टॉक्स कौन से हैं जिन पर नजर है, पूछेंगे उनसे। लेकिन अनिल ये बताइए, पुट कॉल रेशियो बहुत ऊपर तो नहीं चला गया, क्योंकि ट्रेडर्स ये जानना चाहते हैं।
गया तो है लेकिन मुझे अभी उतना डर नहीं है। 1.16 जो थोड़ा सा हायर लेवल की तरफ है, लेकिन मुझे डर कब लगता है जब 1.2 के पार निकले ना। तो अब अगर समझिए हेमंत, एक एजम्पशन करें कि हम सुबह मजबूत खुलते हैं या उसके बाद 8,900 वहां पहुंचते हैं, वहां थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो, 8,925 8,950 की तरफ अगर बाजार चला जाए और तब पुट कॉल रेशियो आपको 1.22 1.24 की रेंज में अगर मिले तो वहां पर किसी से पूछिए मत, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। एग्रेसिव ट्रेडर तो 8,950 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट भी कर लीजिए। ठीक बात है। तो पुट कॉल रेशियो और लेवल दोनों को साथ में मिलाकर देखना होगा। तो 1.16 के पुट कॉल रेशियो से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है जब थोड़ा और ऊपर चले जाएं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, बैंक निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी तो हो गई। अब बैंक निफ्टी में आज देखिएगा किस, क्योंकि एफआईज बैंक निफ्टी में अभी भी उतने बुलिश हुए नहीं, कल के सेशन में भी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ। और दूसरी बड़ी बात, वायदा कारोबार में सबसे अहमियत वाला आंकड़ा जिसका जनरली मैं कभी जिक्र नहीं करता, वो है स्टॉक फ्यूचर्स का। कल 5.25 करोड़ शेयर स्टॉक फ्यूचर्स में से कम हुए हैं, ये बड़ी बात है। यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स में मुनाफा वसूली हुई है। तो आपको ये देखना है कि जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं, और क्योंकि हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रही है, तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। और हो सकता है ये स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट इसलिए भी कम हो रहा है कि कई सारे स्टॉक्स वायदा कारोबार के बैन में है, ट्रेडर्स के फेवरेट है, और बैन में नई पोजीशन नहीं बन सकती तो लोग खा कर चाहे तेजी को चाहे मंदी को पोजीशन कम करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब मैंने 8,800 को क्यों इतनी अहमियत के तौर पर चुना है, 2 वजह। सबसे पहली वजह तो ये कि पिछले 5 सेशन में 8,800 के लेवल पर 25 लाख शेयर नए जुड़े हैं निफ्टी पे। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए तो ये मतलब सबसे बड़ा लेवल है कि उसके नीचे जाने नहीं देना है निफ्टी को। और मंदी करने वाले मान रहे होंगे कि 8,800 के आसपास भी हमें शॉर्ट कवर करने का मौका मिल जाए तो हमारा नसीब है। इसलिए 8,800 सबसे अहमियत वाला लेवल है। और दूसरी बात, हमने 8,800 के नीचे बहुत ज्यादा क्लोजिंग देखी नहीं है। तो ओवरऑल एक बात साफ है, जब तक 8,800 आप होल्ड कर रहे हैं तब तक बिल्कुल बाजार में घबराने की जरूरत नहीं है, तेजी का माहौल बना रहेगा। तो वायदा कारोबार के डेटा अभी तक तो ठीक है, एक ही कॉम्बिनेशन पर ध्यान रखें कि आप 8,900 8,950 की रेंज में है, और अगर पुट कॉल रेशियो 1.2 1.25 की रेंज में दिखे तो वहां मुनाफा वसूली करिए। 50-60 पॉइंट के डिप का इंतजार करिए, वो चाहे आपको आज मिले सोमवार को मिले वो नहीं पता, और उसके बाद फ्रेश खरीदारी कीजिएगा। ये एक बात ध्यान रखनी, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, चलिए तो फिर ध्यान तो तेजी का है। ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं? एक स्टॉक तो वागले साहब ने बता दिया, अजंता फार्मा। आशीष कुकरेजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुकरेजा साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी नजर कौन से स्टॉक पर है, एक टॉपिक बताइए अपना। देखिए, इस समय जो कंपनियां केपेक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हैं, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि वो कोर बिजनेस पे बहुत बिलीव करती हैं। तो एक स्टॉक जो हमने चूज किया हुआ है रामा स्टील ट्यूब्स, जो कि सेम बिजनेस है जो एपीएल अपोलो आप कंपनी जानते हैं, जहां पे अब ये कंपनी ऑलमोस्ट 3 गुना अपना केपेक्स करने वाली है अगले 2 साल में, और इस पूरे सेगमेंट की सबसे जो वैल्यूएशन वाइज सबसे अट्रैक्टिव कंपनी है। और गोइंग अहेड इस सेक्टर में डिमांड जो है वो रिवाइव होगी। ये सेक्टर में भी अभी जो पूरा फोकस है अब आ रहा है, तो इन लेवल्स पे हमें कंपनी अच्छी लगती है। यहाँ से अगर आप 3 से 6 महीने का टारगेट ले तो 150 से 160 रुपए का टारगेट है। ये हमें एक स्टॉक है जो इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हम कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है, निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और साथ ही ये भी बताएंगे कि 5 का पंच कौन सा है, जी हाँ, कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज धमाल दिखा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मोदित गोयल जी देखिए क्या कह रहे हैं कि तेजी करिए, 8950 का टारगेट है, 8830 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। राय जेके दोषी की भी खरीदारी कीजिए। हाँ, 8,820 ये उनका स्टॉप लॉस का लेवल है, और 8,925 पर वो करेंगे मुनाफा वसूली। ये तेजी की हैट्रिक। तीसरे एक्सपर्ट भी बुलिश मार्केट पर, और वो भी कह रहे हैं कि लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाइए। जय ठक्कर शेर खान के कह रहे हैं कि 8,940 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 8820 का स्टॉप लॉस भी रखें। टारगेट 8,920 का है वैशाली पारेख का, और स्टॉप लॉस उनका है 8,825 पर। लेकिन आखिरी एक्सपर्ट देखिए बेरिश कुणाल सरावगी, इक्विटी रश के, कह रहे हैं बेचकर चलिए। टारगेट दे रहे हैं 8,790 का,
लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है, 8,910 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 5 में से अन्य 4 एक्सपर्ट देखिए बुलिश और 1 बेरिश। लेवल बता दूं आपको, सबसे अहम और इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल जो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा वो है 8,825 के आसपास का। 8,825 को समझें स्टॉप लॉस, खरीदें निफ्टी को ऊपर की तरफ 8,925, 8,950 की रेंज में, या यूं कहें कि पहला 8,900 और उसके बाद 8,950 की रेंज में जाएगा निफ्टी, और वहां पर आपको करनी है मुनाफा वसूली। ये है हमारे 5 एक्सपर्ट की राय। चलिए, तो हुई पंचों की राय, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, क्योंकि ये खबरों में, सुर्खियों में, आइए जानते हैं। एडलेप्स, ये है स्टॉक जहां पर रखिए नजर। इंसिंक कैपिटल, जहां पर राकेश झुंझुनवाला और उत्पल सेठ पार्टनर हैं, इस फर्म ने यहां पर खरीदारी की। हालांकि खरीदारी बहुत बड़ी नहीं है, 3,60,000 शेयरों की, और स्टॉक भी छोटी साइज का है, 83 रुपए का। लेकिन राकेश झुंझुनवाला की ऑफिशियल एंट्री एडलेप्स के स्टॉक में आज एक्शन दिखा सकती है। बिल्कुल, तो इमेजिका जैसे थीम पार्क्स चलाने वाली ये कंपनी, यहां पर वो एंट्री लेते हुए। इसके अलावा नजर रखिए बीपीसीएल पर। जी हां, महारत्ना का स्टेटस इस बड़े ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिलने जा रहा है, और इसकी महत्वता ये है कि 5,000 करोड़ रुपए से बड़े जो फैसले हैं, चाहे वो विस्तार के हों या फिर खर्चे के हों, उसको करने के लिए अब इनको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, और ये एक अच्छी खबर है बीपीसीएल के लिए। मेजस्को, इसके लिए एक पॉजिटिव खबर यह कि ग्लैमहैम के साथ मिलकर यूके में, ब्रिटेन में ये क्लाउड बेस्ड ब्यूरो बनाने वाले हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कल देर शाम इसका QIP खुला। खुलने के बाद कुछ कंफ्यूजन हुआ तो वो QIP वापस लेना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद खुला है। अब देखना होगा QIP जो हो रहा है वो 769 रुपीज के भाव पर हो रहा है, जो कि मार्केट प्राइस से नीचे का भाव है। डिमांड किस तरह से आती है और उसके बाद ये शेयर खुलने के बाद आज किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है। कल हमने देखा था जिनके हाईएस्ट लेवल पर ये शेयर ने जाकर समाप्ति दी थी। तो QIP में भारी भरकम कंफ्यूजन का सिलसिला बरकरार है। कल देर शाम भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ने भी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली QIP आपके सामने आता हुआ। तो जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि किन लेवल पर यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है वो है डेन नेटवर्क, और डेन नेटवर्क ने अपने शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी है ब्रॉड स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट को शेयर इश्यू करने पर, और वो चाहते हैं 1,58,00,000 शेयर इन्हें प्रेफरेंशियल बेसिस पर जारी किए जाए। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं, संदीप वागले साहब और साथ ही आशीष कुकरेजा जी भी। अब फोकस किया जाए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन रहने वाला है, और सबसे पहले मैं सोचता हूं शुरुआत एडलेप्स से ही की जाए। यहाँ राकेश झुंझुनवाला ने छोटी सही लेकिन 3,60,000 शेयरों की खरीदारी की। उनकी फर्म है इंसिक कैपिटल, वहां पर यह खरीदारी हुई है। पसंद है आपको ये शेयर, आशीष बताएं, या फिर मीडिया स्पेस में और कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? देखिए, एक इंटरेस्टिंग कह सकते हैं ट्रिगर है, क्योंकि अब इस स्टॉक की गिनती तो उसी स्टॉक में होती है जब 2 साल बाकी सब स्टॉक्स ने डबल और 3 गुना 4 गुना रिटर्न दिए, और ये 100 वाला स्टॉक 83 हो गया। मतलब कुछ तकलीफ तो डेफिनेटली थी, बिजनेस मॉडल में इश्यूज थे, मैनेजमेंट में, और कुछ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग्स। बट आई थिंक मैनेजमेंट हैज चेंज्ड, एंड एक नई एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी हमें मालूम है, और अब ये जो एक दिग्गज इन्वेस्टर आए हैं, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स टू लुक इनटू। अनिल जी, आई वांट टू आल्सो काइंड ऑफ ऐड ऑन, मेरा हाल ही फिलहाल टोक्यो जाना हुआ और मैं डिज्नी वर्ल्ड गया, एंड आई कुड रियलाइज कि क्या पोटेंशियल है इस बिजनेस में, जो गैप है वो कितना बड़ा है। So I'm sure that this business needs more money, and going ahead it can be a big churner. So I'm pretty hopeful with this trigger. I think stock के लिए अच्छा है, और अच्छे आने वाले समय में देखना तो है कि कैसा रिस्पांस रहता है, बट अब यहाँ से उम्मीद बनाई जा सकती है। ओके, तो एडलैब्स में होगी तेजी आज के दिन। कल भी देखिए 8% की मजबूती देखने को मिली थी। ब्रेक के बाद पूछेंगे वागले साहब से इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं। कुछ दिनों पहले वागले साहब के रडार पर भी आया था ये शेयर, और भी काफी सारे शेयर हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन से कंफ्यूजन, जो QIP खुला उसके बाद वापस लिया गया, कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद फिर से QIP खुला। अब ये है कि डिमांड किस तरह से देखने को मिल रही है इस QIP को, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद, और आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी पुराना जो SKS फाइनेंशियल्स के नाम से शेयर जाना जाता था। इस सब पर बात ब्रेक के बाद।
और देख लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स हैं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर, और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं और उन्हीं पर सबसे पहले फोकस करते हैं। दो दिग्गज मारुति और एचसीएल टेक जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, इनमें रिपोर्ट्स आई है। नीति हमारे साथ है हमेशा की तरह। गुड मॉर्निंग नीति, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है इन दोनों स्टॉक्स पर आज। बिल्कुल, मारुति पे तो खास तौर पे काफी इंटरेस्टिंग एनर्जी डाउन रेट का एक कॉल है डॉयचे बैंक की तरफ से। हर येन के अप्रिसिएशन पे मारुति को नुकसान होगा, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 4350 का इनका लक्ष्य है, जो कि मौजूदा भाव से 22% का डाउन साइड ये दिखते हैं। इनका मानना है कि 1% का अप्रिसिएशन येन में होता है रुपये के मुकाबले, तो इनके ईपीएस में 1 से 1.25% तक की हिट आता है। ये एक बड़ी मार हो सकती है आगे चल के। 4350 का लक्ष्य मारुति के लिए दे रहे हैं डॉयचे बैंक। एचसीएल टेक सीएलएसए मेंटेन कर रहा है अपना बाय का कॉल। 1050 का इनका लक्ष्य है, जो कि 33% अपसाइड दे रहे हैं। दरअसल इन्होंने एक इन्वेस्टर फोरम में इनको बुलाया था, इनके सीएफओ को, और उसके बाद मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है। इन्होंने अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो मेंटेन किया है, बावजूद इसके कि बाकी सारी जो आईटी कंपनियां हैं वो डाउन रेट करें या फिर कुछ एक प्रॉफिट की वार्निंग दे रही है। उसके बाद भी इनको 11.2 से 13.2% का एक रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान है कि ये वाई क्लॉक करेंगे। इसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है। मेंटेन करें अपना बाय का कॉल। 1050 का लक्ष्य आपको एचसीएल टेक दिखा सकता है अगले 12 महीने के लिए। ऑलराइट, चलिए तो एचसीएल टेक पर रखिए नजर। 1050 का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन मारुति के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी रिपोर्ट है डॉयचे बैंक की तरफ से। 4350 का टारगेट, कुछ ब्रोकरेज हाउस तो 6000 के टारगेट देख रहे हैं और डॉयचे बैंक कह रहा है 4350। डॉयचे बैंक क्यों ये रिपोर्ट ऐसी निकाल रहा है वही जाने, लेकिन दो चीज है मैं जो बताना चाहता हूँ। मारुति में कितना ही खराब हो जाए, येस बैंक में कितना ही खराब हो जाए, डॉयचे बैंक ने येस बैंक की भी 650 रुपए की रिपोर्ट निकाली। नहीं, वो यूबीएस से निकाली। यूबीएस यूबीएस। अच्छा, तो एनीवे, लेकिन मारुति पर ये एक ऐसी रिपोर्ट है। अच्छा, दूसरी बात है कि खाली येन की वजह से मारुति इतना गिरना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तो सिंपल चीज है कि जो लोग सिंपल डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कर रहे हैं, और एक बात पक्की है मन, चलो गिर भी गया समझ लीजिए, सबसे बढ़िया चीज ये है कि अगर मारुति 4350 आ जाता है तो इतने लोग लेने वाले तैयार बैठे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। एक बार लेते हैं चार्ट्स पर चेक। इस रिपोर्ट का तो आज बाजार इसको खारिज करेगा या फिर गिरेगा तो बाइंग आ जाएगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। आप देखिए ब्रेजा की जो बुकिंग्स है और वेटिंग्स है ना, वो क्रेटा, जो हुंडई की क्रेटा है, उसके भी ऊपर है। पहले क्रेटा को सब लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, और अब ब्रेजा ने उसको भी सुपरसीड कर दिया। और आज सुबह ही मैंने ये चीज नोटिस की ऑफिस आते वक्त, ब्रेजा के कलर्स देखिए, ब्यूटीफुल, क्या वाइब्रेंट और डिफरेंट कलर्स। और आज मैंने जो कलर देखा, अब मुझे उसका नाम याद, क्या कहना चाहिए उसे पता नहीं। यही खासियत है, देखिए अलग अलग कलर निकाल रहे हैं। पीच और ऑरेंज का मिक्स है एक कलर जो होता है, इतने अच्छे कलर, सूदिंग कलर्स हैं, तो डिमांड इतनी जबरदस्त है। मारुति की लाइन लगी 6-6 महीने की। भाई पहले गाड़ी बदल रहे हैं, ये बात तो हम समझ गए हैं, लेकिन ये बताइए वागले साहब, चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको मारुति के? आप तो काफी बुलिश थे। पहले मुझे ये जानना है कि अनिल जी मर्सिडीज का कौन सा मॉडल ले रहे हैं? ब्रेजा की बात मत करें। अगर मारुति बनाती तो पक्का ले लेता। बिल्कुल, लेकिन मैं अनिल जी के साथ हूँ, मुझे चार्ट्स पे वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात है कि पिछले 10 दिनों में 5200 से 5600 ये स्टॉक ऊपर गया है, इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा करेक्ट हो। मेरे हिसाब से 5450 के नीचे जाना नहीं चाहिए। एज ए ट्रेडर मैं वो स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस पे, और ऑन द अपसाइड मेरा 5850 का टारगेट अभी भी बरकरार है। चलिए तो घबराइए मत इस रिपोर्ट से। नियति ये बताइए, डॉयचे बैंक के अलावा और कौन से ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट हैं दूसरे चेयरों पर? हाँ, दोनों ही पे पॉजिटिव है। ऑरबिंदो फार्मा सबसे पहले, जिन पे वागले साहब भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रहे हुए हैं। कल इनको एक HIV की ड्रग की मंजूरी मिली है और आज ब्रोकरेजेस ने अपनी रिपोर्ट्स निकाली है। जाहिर सी बात है, अपसाइड की पोटेंशियल देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश करने की सलाह दे रहा है। 1065 का इनका लक्ष्य है, जो कि मौजूदा भाव से 24% का एक अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। क्रेडिट स्विस भी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करके चल रहा है। 910 का इनका लक्ष्य है। इनका मानना है कि $10 मिलियन की एक पीक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और ऑरबिंदो फार्मा के लिए बेहद फायदेमंद होगा। 1065 का लक्ष्य बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच दे रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स, कल इन्होंने एनालिस्ट की एक मीटिंग की है, अश्योर करने की कोशिश की है एनालिस्ट को कि कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जिस तरह से अजय कौल ने डिपार्चर किया है। और साथ साथ में एक और जो डिपार्चर हुआ है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि CFO
CFO CEO दोनों के दोनों का डिपार्चर है, कोइंसिडेंस है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आगे चल के इनको बेहतर रहने का अनुमान है। बर्गर पिज्जा से इनको फायदा होगा। कुछ एक नर्वसनेस जो थी उसको ट्रिम डाउन करने की कोशिश की है। डॉयचे बैंक होल्ड करने की सलाह दे रहा है। टारगेट हालांकि इनका 1350 का था, घटा करके 1150 का कर रहे हैं, मगर मौजूदा भाव से अभी भी 18% के ऊपर देख रहे हैं। ओवरवेट का कॉल मगर जेपी मॉर्गन दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 1155 का है, जो कि 18% का ही अपसाइड देख रहा है अगले 12 महीने के लिए। और इसे कहते हैं कि भाव के पीछे दौड़ लगाते हुए टारगेट। स्टॉक जब गिर जाए तो ब्रोकरेज हाउस अपने टारगेट तो रिवाइज करते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं होती कि जो भाव उसके आसपास या उसके नीचे टारगेट ले आए। तो ठीक है, टारगेट जो हुई अनिल वो काफी इंटरेस्टिंग हुई जुबिलेंट फूडवर्क्स की, और उसमें उन्होंने कहा कि बर्गर पिज्जा जो उन्होंने लॉन्च किया है उससे उनकी सेम सेल्स स्टोर की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव होने वाली है दूसरी तिमाही में। तो इसलिए ब्रोकरेज हाउसेस काफी उत्साहित होते हुए पूछते हैं आशीष कुकरेजा साहब, सर बताइए ये शेयर कैसा लगता है आपको? देखिए, आई थिंक इस समय तो थोड़ा तकलीफ का माहौल है। ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, आई थिंक उनको तो मैं इमीडिएटली डिस्काउंट ही करूंगा, बिकॉज आई थिंक थोड़ा जो पर स्टोर लेवल पे जो की डायनेमिक इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े अब आने वाले टाइम में टेपर डाउन हो सकते हैं। प्लस ये जो नई स्टार्टअप्स आ रही हैं, हेमंत, उनसे कितना अभी कुछ ही दिनों पहले अगर आपने सुना हो, स्विगी एक कंपनी है जिसने 15 मिलियन रेज किया। इट्स नॉट अ स्मॉल मनी। आई थिंक गोइंग अहेड दिस इनेबल्स लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड locality stores like Domino's and all that. So I think and also the management move is never something which you will appreciate as an analyst. So I believe कि बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं है यहाँ। इनफैक्ट अगर कोई किसी ऐसी रिपोर्ट या किसी और वजह से कुछ अप मूव मिलता है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अराउंड। तो जुबिलेंट फूडवर्क चार्ट पर खरीदेंगे या बेचेंगे? अनिल जी, बाउंस बैक हो सकता है 950 960 से 1050, सो 8-10% के लिए मैं खरीदूंगा, बेचूंगा नहीं है लेवल पे। खरीदना चाहिए ना। चलिए ठीक है, तो रिपोर्ट भी ठीक है, भले ही टारगेट जो है उससे नीचे स्टॉक है, लेकिन ठीक है, खरीदारी करने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई दिख रही जुबिलेंट फूडवर्क में। और औरोबिंदो फार्मा तो सर अभी आपके लिए 1065, आपके स्टॉक के लिए मेरिल लिंच भी काम कर रहा है। देखिए टारगेट बढ़ा कर, तो वागले साहब का तो आज दिन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक्सेल टेक एक और स्टॉक है, इसके चार्ट्स देखिए जरा, क्योंकि 1050 का लक्ष्य सीएलएसए ने दिया है, और ये लक्ष्य एक्सेल टेक किसी आईटी कंपनी के लिए मैं ये समझता हूँ काफी मजबूत बढ़िया लक्ष्य है। यहाँ से लगभग कितना 250 पौने 300 रुपए ऊपर बड़ा कहा जाएगा, तो क्या तेजी बन सकती है इसमें? अनिल जी, 820 एक अहम लेवल है जिसके ऊपर जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, अभी 790 के थोड़े आसपास है, तो तब तक मुझे ये स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। लेकिन इसके वीकली चार्ट देखो तो इतने खराब भी नहीं लगते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऑन द डाउन साइड 700 तोड़ के नीचे सीएलएसए ने बोल दिया तो 1-2% चल जाए, बस उतना है। हाँ, बस तो मुझे नहीं, मजा नहीं आया, लेट इट गो। लेकिन एक शेयर जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है वो है अनिल भारत फाइनेंशियल्स। एसकेएस के नाम से पहले जाना जाता था स्टॉक, और आप देखिए कल जिस तरह से इन्होंने फाइल किया कि ये QIP करना चाहते हैं, और उसके बाद वापस लिया और फिर रीफाइल किया। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बुक से 3 गुना ज्यादा डिमांड है। कोई बहुत बड़ा पैसा भी रेज नहीं करने जा रहे थे, 750 करोड़ रुपए के आसपास। ये बताइए आज ये शेयर जब अगर गिरावट में खुलता भी है क्योंकि प्राइस नीचे है, तो क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए क्या? बिल्कुल 100%, कोई डाउट ही नहीं है कि इस शेयर को आप QIP की वजह से डरिए मत। 769 की फ्लोर प्राइस है। पहली बात तो ये कि उस प्राइस पर नहीं, उसके ऊपर ही बुक बनेगी। और दूसरी बात है कि न सिर्फ एसकेएस माइक्रो या भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, बल्कि आप देखिए कल के सेशन में बजाज फाइनेंस, कैपिटल फर्स्ट, चोलामंडलम, आप जो नाम लें, DHFL, सारे के सारे उज्जीवन, इक्विटास, अरे क्या इंटरेस्ट है लोगों का। मतलब ये सेक्टर इतना लाइन लगा के लोग खरीद रहे हैं। हाँ, लाइन लगा। तो ऐसे में अगर 3 गुना भर रहा है एसकेएस का ये QIP, मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं। और दूसरा, कल ये ट्विटर पे काफी कुछ चल रहा था हेमंत की इशू, QIP आया, वापस लिया, यस बैंक जैसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लीज राय एक ही है कि 769 की प्राइस को देखिए शॉर्ट मत कीजिएगा। ये सोचिएगा खरीदना कहाँ है, कौन सा लेवल सही है खरीदने के लिए, तो वो आशीष को ही पूछते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे FNO एक्सपर्ट आज के। आशीष, तो एसकेएस माइक्रो से शुरुआत कीजिए, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन।
कमजोर हो अगर आज QIP की खबर पे, क्योंकि फ्लोर प्राइस नीचे दी है 769 की, कहाँ खरीदना ठीक है इसे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा, ये इंटरेस्ट पूरे सेक्टर पे बना हुआ है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो, NBFCs हो या हाउसिंग फाइनेंस हो, जैसे कि हम DHFL, LIC इन सब की बात करते थे, और ये स्टॉक्स क्लियर एक स्ट्रांग मोमेंटम में है। हमने देखा है इसके अंदर में जब भी गिरावट आई है, जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट का इजाफा लोअर लेवल्स पे इनमें ऐड होते हुए देखने को मिला है, जो क्लियरली लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आया। तो मैं समझता हूँ किसी भी गिरावट पे भारत इंक्लूजन के अंदर में एक बाय की सलाह है, क्योंकि ऊपर में मेरा मानना है स्टॉक का पोटेंशियल है कम से कम 900 से 920 के स्तरों को छूने का। तो किसी भी गिरावट पे इसके अंदर में बाय कीजिए। 780, 775 ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन स्टॉक के लिए बने रहेंगे, और इवेंचुअली मेरा मानना है कि इन स्टॉक्स के अंदर में 15% की अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और उसके अंदर मैं भारत इंक्लूजन के अलावा समझता हूँ इक्विटास भी एक ऐसा स्टॉक है जो कैश के अंदर में अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा और कम से कम 225-230 के स्तरों को ऊपर में छू सकता है। ओके, तो इक्विटास पर भी रखिए नजर। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स यानी पहले जिसको SKS के नाम से जाना जाता था, इस पर भी रखिए नजर। ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। वक्त है, पैसा बनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते आशीष चतुर्वेदी। देखिए, है तो वायदा कारोबार के एक्सपर्ट, लेकिन इक्विटास भी रिकमेंड कर दिया लगे आज जहां पर तेजी दिख रही है। सही बात है। और अब अच्छी तेजी है। इस साल के स्टार IPOs रहे हैं इक्विटास और उज्जीवन। इन दोनों IPOs ने मालामाल किया है निवेशकों को, और वो मालामाल करने का सिलसिला जारी रहने वाला है। ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। वक्त है कुकरेजा साहब आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आने के लिए। और अब हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी जी भी। चर्चा जारी रखेंगे। और भी काफी सारे शेयर हैं जहां आज एक्शन देखने को मिलने वाला है, और उस पर बात होगी। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। अब मयूरेश जोशी जी जुड़ चुके हैं, संदीप वागले साहब हैं, आशीष चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं, और अब दिल्ली से हमारे साथ एक और एक्सपर्ट राकेश बंसल साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बंसल साहब, आपका भी स्वागत है CNBC आवाज पर। आपका जैकेट बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा है। चलिए बताइए, सबसे पहले तो निफ्टी पर खरीदारी की राय है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, डेफिनेटली निफ्टी को खरीद के चलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कल के सत्र में देखने को मिली, पहले जो सपोर्ट 8700 पे था वो क्लियरली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 8750 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। निफ्टी को खरीद के चलना चाहिए। ऊपर में 8945 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अनिल जी, टेक्निकली अगर आप देखें तो मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है निफ्टी के कंपैरिजन में अगर बैंक निफ्टी को खरीदें तो मुनाफे के चांसेस ज्यादा लगते हैं। टेक्निकल कंफर्ट बैंक निफ्टी के साथ ज्यादा है। बैंक निफ्टी में 19,750 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 20,500 से लेकर 20,600 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है एक नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी से पहले लगाने का दमखम रखता है। वाह, तो नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी पर लगेगा। तो बता दूं, 20,600-500 का बात संदीप वागले जी ने भी की थी, और अब आप देखिए राकेश बंसल भी कह रहे हैं कि यहां तक जा सकता है। 7 सितंबर का 20,575 इसके पार निकालना जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, पहली बाधा वही जो पिछले, तो राकेश जी और संदीप जी दोनों मिलकर ये बाधा करवा लेंगे। महेश जी, ये बताइए आपको बाजार का सेटअप कैसा लग रहा है, ये बताइए। और दूसरी बात, रेट कट के होप्स जगते जा रहे हैं। अभी मैं कुछ और बड़े फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स देख रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1/4% से ज्यादा का भी रेट कट होना चाहिए। 4 अक्टूबर को है पॉलिसी, उर्जित पटेल जी की अध्यक्षता में। अब कमेटी के 3 मेंबर्स का अनाउंसमेंट भी कल हो चुका है। होप्स और बढ़ने लगे हैं। आपको क्या लगता है, कितना हो सकता है कट? Morning, Yemen ji. I think the global event risks थे, I think they are behind us now. और लिक्विडिटी फ्लोज अभी भी काफी स्ट्रांग है, स्पेसिफिकली फॉर कंट्री लाइक इंडिया, जो स्टैंड आउट करते हैं इमर्जिंग पैक में। जहां तक आई थिंक RBI रेट कट का सवाल रहा है, मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे डेटा पॉइंट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, द काइंड ऑफ मानसून दैट वी हैव सीन, एक डेफिनेट ट्रेंड और इंडिकेशन दे रहा है कि इन्फ्लेशन विल डेफिनेटली कम अंडर कंट्रोल। IIP डेटा थोड़ा पैची है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट लार्जली आई थिंक विद द रेट कट्स कमिंग थ्रू और केपेक्स साइकिल जैसे हम देख रहे हैं, स्पेसिफिकली पब्लिक केपेक्स, क्लियरली एक इंडिकेशन देता है कि 25 बिप्स का रेट कट शायद आ सकता है
था अक्टूबर पॉलिसी में। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो लिक्विडिटी ड्रिवन मोमेंटम मार्केट्स में है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव बॉयंसी दैट इज बीइंग बॉट अबाउट बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रेट कट एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू एंड जनरली आई थिंक सुधार जो हम अर्निंग्स में देख रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट्स Q3 Q4 से सिग्निफिकेंटली रिवाइव होगा। माई ओन सेंस इज दैट द मार्केट विल मेक न्यूअर हाइज फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। तो नए हाइज देखने को मिलेंगे, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। अब ये होप्स और जगने लगी हैं, खासतौर पर कल जिस तरह से सरकार ने 3 कमेटी मेंबर्स का नाम सामने पेश किया। उर्जित पटेल जी को खुद करना होता तो शायद उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता, ऐसी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही थी। लेकिन अब क्योंकि कमेटी को करना है तो शायद वोटिंग हो और रेट कट हो जाए। ये बताइए आपको क्या लगता है? अगर देखिए हेमंत, उर्जित पटेल साहब पहली पॉलिसी में भी 0.25% या 0.25% से बढ़कर मैं तो कहता हूँ 0.5% भी कर दे तो गलत क्या है? हर गवर्नर, आपका मेरा व्यू मार्केट पे अलग हो सकता है, वागले साहब का अलग हो सकता है, हर आदमी का अपना अपना असेसमेंट है। नए गवर्नर को अगर आते रेट कट करना है इसका मतलब ये थोड़ी हो दबाव में, इससे ये मतलब नहीं निकालना चाहिए। उनको लगता है कि अगर 0.5% कम करनी है 0.25% कम करनी तो करें, क्या दिक्कत है? और खासतौर से तब जब अमेरिकी फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई नहीं, आपके पास तो मौका बन गया। अभी नहीं करेंगे, अगली पॉलिसी के पहले अगर फेड ने बढ़ा दी तो फिर आपको लगेगा करेंसी कमजोर हो रही है, अब करेंगे तो और कमजोर होगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि कट करने का एकदम सही वक्त है और एग्रेसिव कट करने का वक्त है। और आप और हम थोड़ी थोड़ी जो उम्मीद बना रहे हैं 1/4%, 0.25% की, उससे ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल। और दिवाली क्रिसमस से पहले इससे बेटर क्या हो सकता है कि एक साथ दे दो। हाँ, इससे बेटर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता जो बाजार को चाहिए, लोगों को चाहिए। ग्रोथ पर फोकस हो, इन्फ्लेशन तो काबू में आएगा ही। चलिए फिलहाल आज फिर क्या रियल एस्टेट शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? और देखिए आपकी स्क्रीन पर डीएलएफ को लेकर खबर आती हुई। डीएलएफ बेचना चाहता है अपने रेंटल कारोबार को और उससे कर्ज घटाना चाहता है। 10,000 करोड़ रुपए इनके हाथ लगेंगे अगर ये वो कारोबार बेच ले जाएंगे। और खबरें ये आ रही हैं कि ब्लैकस्टोन और जीआईसी, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो होड़ में है इस कारोबार को खरीदने के लिए। बड़ी राहत की बात है। आज शेयर में कितनी तेजी देखने को मिलेगी इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे सभी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। SGX निफ्टी बिल्कुल सपाट है, लेकिन एक शेयर जिसमें एक्शन देखने को मिलेगा वो है डीएलएफ का स्टॉक। आप देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर। डीएलएफ अपने साइबर सिटी डेवलपमेंट का जो कारोबार है, जो इनका रिटेल कारोबार है, उसमें हिस्सेदारी बेचना चाहता है। उसके लिए कई सारी कंपनियां थी, निवेशक थे जिन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया था और ड्यू डिलिजेंस अब पूरा हो चुका है। अब फाइनल रेस में है ब्लैकस्टोन और जीआईसी। 40% हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। 10,000 करोड़ रुपए डीएलएफ के हाथ लगेंगे, जिससे कर्ज को घटाने में मदद मिलेगी। डीएलएफ के लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,000 करोड़ का वैल्यूएशन रेंटल कारोबार का। और एक सबसे बढ़िया चीज है, दोनों इन्वेस्टर जिसके नाम आ रहे हैं, देखिए क्वालिटी देखिए, ब्लैकस्टोन और जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की जो इन्वेस्टमेंट आर्म है, जिसे तेमासेक के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं की कंपनी है, वो देखिए। तो दोनों में से कोई भी इन्वेस्टर ले, लेकिन इन्वेस्टर की क्वालिटी, उनका लॉन्ग टर्म विजन, ये मेरे ख्याल से डीएलएफ के लिए दोनों होड़ में है। और चर्चा ये चल रही है कि दोनों ज्वाइंट बिड भी कर सकते हैं इसके लिए। तो देखना होगा कौन जीतता है और कौन ले जाता है। ये बताइए पोजीशंस किस तरह की बनी हुई है और कितनी तेजी डीएलएफ में आप होती हुई आज देखते हैं चतुर्मुखी साहब? देखिए हेमंत, आज तो डेफिनेटली 4-5-7% की बढ़त देखने को मिल सकती है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है ये जिस स्टॉक को हम लोग काफी समय से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लास्ट 3-4 महीने से इसके अंदर में पोजीशंस काफी बनी थी और प्राइस का जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं साइडवेज था। मुझे लगता है ये एक न्यूज का वेट कर रहा है और ये जैसे ये न्यूज का ट्रिगर होगा, इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल कम से कम 180 से 190 के स्तरों को छूने का आने वाले कुछ समय में। तो मेरा ये मानना है कि 148-147 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये ब्रीच नहीं होते ये पोजिशनल कॉल होगा और ये स्टॉक मुझे लगता है इवेंचुअली 180-190 के जोन को टेस्ट करेगा। यानी कि आशीष चतुर्मुखी जी की पूरा प्रयास आज रहेगा कि डीएलएफ भी वायदा कारोबार के बैन में आ जाए क्योंकि आईबुल, रियल और एचडीएल 2 ट्रेडर्स के पसंदीदा स्टॉक तो है बैन में, वहां तो आप खरीदारी कर नहीं सकते। तो ये तीसरा स्टॉक है बचा एकमात्र, और खबरें भी है और इसके चलते हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग आपको बाकी 2 स्टॉक्स में भी देखने को मिले। लेकिन कहां कहां एक्शन देखने को मिलेगा ये हम आपको बताने वाले अब से कुछ ही देर में, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपके लिए शुरुआत करेंगे हम प्री ओपनिंग सेशन की, बताएंगे रुपए की ओपनिंग भी, जो कि सबसे पहले आपको दिखती है CNBC आवाज पर। इसके अलावा स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 के बाद
अगले मिनट होंगे आपके लिए दिन भर का डोज लेने का। किया कमाई के बेहतरीन मौके शुरुआती एक्शन पर हमारे एक्सपर्ट के साथ और ट्रेडिंग स्क्रीन पर। पहला सौदा लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।